राहुल गांधी ने वायनाड से भरा नामांकन, प्रियंका के साथ किया रोड शो। इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा उनके खिलाफ उतरे। आप सांसद संजय सिंह आज तिहाड़ से होंगे रिहा। कोर्ट की 3 शर्तें, पासपोर्ट करेंगे सरेंडर, बयानबाजी नहीं करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने की जानकारी भी देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका ऐलान, 7 अप्रैल को देश भर में करेंगे सामूहिक उपवास। और बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादियों के शव बरामद, 18 घंटे चला एनकाउंटर। गृह मंत्री बोले सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार। आगरा से सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार, विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा विपक्ष को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी। सांसद हेमा मालिनी ने किया यमुना पूजन, कल करेंगी नामांकन। सीएम योगी नामांकन में रहेंगे मौजूद, लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हेमा मालिनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, लक्सर से खबर आ रही है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने रोड शो किया है और इसी के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और कार्यकर्ता रोड शो के दौरान शामिल हुए। उमेश कुमार ने जनता से हाथ हिलाकर के अभिवादन भी किया है। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार का लक्सर में रोड शो देखा गया और जनता का अभिवादन भी करते नजर आए। इस वक्त की खबर लक्सर से बता रहे हैं आपको। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने रोड शो किया है। रोड शो के दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश और उत्साह देखा गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लक्सर से, जहां पर भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद होती नजर आ रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करते कार्यकर्ता नजर आए। लक्सर से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के समर्थन में भारी संख्या में सैलाब, जो जन सैलाब है उमड़ता दिखा, उसमें से महिलाएं भी भारी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आई। उमेश कुमार ने जनता से सीधा रुख किया और इसके साथ ही साथ तमाम बड़ी बातें भी उमेश कुमार की ओर से कही गई हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उमेश कुमार, जिन्होंने रोड शो किया और रोड शो के माध्यम से तो लक्सर से आपको एक खबर बता रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने रोड शो किया, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखी जा सकती है और इसी के साथ कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह का माहौल भी देखा गया। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके रोड शो में हिस्सा लिया, काफी उत्साहित नजर आ रही हैं महिलाएं। उमेश कुमार के समर्थन में देखा जा सकता है महिलाओं को काफी जोश और उत्साह देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से। और दिल्ली से खबर है, जहां पर आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई। आप नेता को ये राहत कई शर्तों के साथ मिली। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की बेल राशि पर जमानत दे दी। आप नेता की पत्नी ने जमानत बॉन्ड भर दिया है और ग्राफिक के जरिए भी आपको बताएंगे कि उन्हें जमानत के बाद भी कौन सी शर्तों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, ये शर्तें हैं। इसी के साथ ईडी के जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। तमाम तरह की जो शर्तें हैं वो भी रखी गई और शर्तों के बिहाफ पर ही जमानत मिली है। और इसी के साथ आबकारी मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संजय सिंह सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। तो साफ हिदायत है, ये शर्तें हैं जो कि बता रहे हैं आपको ग्राफिक के माध्यम से। दिल्ली एनसीआर छोड़ने की जानकारी भी संजय सिंह को उपलब्ध करानी होगी और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं है, साफ तौर पर शर्तों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। ईडी की जांच में सहयोग भी संजय सिंह को करना होगा और ईडी के जांच अधिकारी को अपनी लोकेशन भी शेयर करनी होगी। तो तमाम तरह की शर्तें हैं जो कि बता रहे हैं आपको
ईडी द्वारा जब भी बुलाया जाएगा संजय सिंह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत दी गई है। तो ईडी द्वारा जब भी संजय सिंह को बुलाया जाएगा, संजय सिंह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, जाना होगा संजय सिंह को। और पंजाब से इसी बीच खबर आ रही है, आप संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक का दौरा है और लोकसभा चुनाव के चलते दौरे पर डॉक्टर संदीप पाठक और जालंधर और अमृतसर के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। डॉक्टर संदीप और बठिंडा और पटियाला में कल दौरा भी करेंगे। तो पंजाब से ये खबर आपको बता रहे हैं। बठिंडा और पटियाला में कल दौरा करेंगे। साथ ही साथ पंजाब से खबर, आप संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक का दौरा है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से दौरे पर संदीप पाठक नजर आएंगे। जालंधर और अमृतसर के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और बठिंडा और पटियाला में भी कल दौरा करेंगे। तो आप संगठन मंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है, संदीप पाठक का ये दौरा है और कल भी महत्वपूर्ण दौरा करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से जालंधर और अमृतसर के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें से बठिंडा और पटियाला में कल दौरा करने वाले हैं। और सरगुजा से खबर है, जहां पर लाखों के गबन का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 11,65,000 रुपए के गबन का आरोप है और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के लाखों रुपए किए थे गबन। कंपनी में टीम लीडर के पद पर आरोपी कार्यरत था। तो पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था आरोपी, जिस पर कार्रवाई की गई है। मिशन अस्पताल के पास से गिरफ्तारी भी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो सरगुजा से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की कंपनी में टीम लीडर के पद पर कार्यरत था आरोपी और जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 3 महीने से आरोपी फरार चल रहा था। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बीजापुर से आ रही है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों पर देखा जा रहा है कि मुठभेड़ हुआ है और बीजापुर में हो रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ में मृतकों के शवों की शिनाख्ती जारी है और शिनाख्ती के बाद नक्सलियों के नामों की भी जो खुलासा है वो किया जाना है और सुरक्षा बलों के जवान सुरक्षित लौटे वापस एसपी की ओर से कहा गया है। तो शिनाख्ती के बाद नक्सलियों के नामों का खुलासा भी होगा। बीजापुर में हो रही मुठभेड़ फिलहाल खत्म हो गई है और मुठभेड़ में मृतकों के शवों की शिनाख्ती जारी है। शिनाख्ती के बाद नक्सलियों के नामों की खुलासा भी होना है और सुरक्षा बलों के जवान को लेकर के मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों का ये मुठभेड़ देखा गया नक्सलियों के बीच और बीजापुर में जो मुठभेड़ चल रही थी फिलहाल खत्म हो चुकी है और शवों की शिनाख्ती जारी है।
बीजापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर लंबे समय से चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। मुठभेड़ में मृतकों के शवों की पहचान की जा रही है और शिनाख्ती के बाद नक्सलियों के नामों का भी खुलासा हो सकेगा। राजनांदगांव की राजनीति में बड़ा दिन था और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा, तो दूसरी तरफ राजनांदगांव सांसद दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए और मुहूर्त के हिसाब से संतोष पांडे ने भी बिना गाजीबाजी के नामांकन भरा। संतोष पांडे ने कहा है कि भूपेश बघेल और उनके स्वर्गीय पिता भाजपा कार्यकर्ता को काटकर फेंक दो का बयान देने वाले नेता का समर्थन करते हैं और विवादित नेता को भूपेश बघेल के स्वर्गीय पिता अपना दूसरा पुत्र भी बोलते थे। भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं किया। आने वाली 26 तारीख को जनता वोट के रूप में बताएगी और जनता भूपेश बघेल को हराएगी। रूप से ये जब हाउस गए तब इनके गले में हाथ डाल करके, कंधे में हाथ डाल करके, गलबहियां करके और ये उनके साथ अंदर खाने में बातचीत किया करते थे। और अब तो स्वर्गीय हो गए उनके पूज्य पिता, जिनको अपना पुत्र कहते थे, एक दूसरा पुत्र। लोकतंत्र इस पर्व में उन्होंने भूपेश बघेल ने आपको शुभकामनाएं दी। उज्जैन से खबर है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर नड्डा ने गर्भगृह में सपरिवार समेत पूजा अर्चना की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पूजन के समय उपस्थित रहे और शामिल हुए। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी पूजन के दौरान शामिल हुए और इसके साथ उज्जैन से खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उनके साथ पत्नी और बेटा भी मौजूद रहा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूजा अर्चना की है महाकाल के। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो खबर इस वक्त के उज्जैन से बता रहे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पूजन में शामिल हुए हैं। उनके साथ तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। और जबलपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर पन्नानगर थाना अंतर्गत 8 साल की मासूम नंदिनी के बलात्कारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वही क्षेत्रवासियों ने बताया है कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखा हुआ है और कोई भी बच्चा घर से बाहर निकलने से डर रहा है। क्षेत्रवासियों ने यह भी कहा कि इस घटना के बावजूद आज तक हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, ना ही उनको पकड़ने के लिए कोई तत्परता ही दिखाई जा रही है। और ऐसा लगता है कि बच्ची दलित परिवार की थी और मजदूर परिवार की थी और इसीलिए उसके प्रति प्रशासन के मन में कोई संवेदना नहीं है, इसलिए जानबूझकर कार्रवाई में विलंब किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर दौरे पर प्रवास पर हैं और दोपहर करीब 11 बजे इंदौर पहुंचकर जेपी नड्डा उज्जैन के सर्किट हाउस पहुंचे और वे यहां से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। साथ में उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद रहा। एमपी सीएम मोहन यादव भी पूजा के समय उपस्थित रहे।
और सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के उन बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें कांग्रेसी नेता बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कमजोर करने और सत्ता से बाहर करने का षड्यंत्र रचा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि आज तक के इतिहास में जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी के विधायकों की अनदेखी नहीं की और न ही पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का भेदभाव ही किया, जैसा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पिछले लगभग 14 महीनों के कार्यकाल में किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के तानाशाह रवैये के कारण उनके विधायक उनकी पार्टी छोड़कर भाग गए और अपने क्षेत्र के विकास और लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता के नशे में चूर होकर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को अपने आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 40 विधायकों के साथ हिमाचल विधानसभा भेजा और मुख्यमंत्री बनाया। और चंडीगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सुभाष बराला ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली है। हरियाणा से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य की शपथ ली है और शपथ के दौरान सुभाष बराला बोले हैं कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का पल है। तो हरियाणा से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य की शपथ ली है सुभाष बराला ने। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। और इसी बीच मुरादाबाद से खबर आ रही है। मुरादाबाद से आपको एक खबर बता दें, सपा का रिटर्निंग ऑफिस के नाम का जो पत्र है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसटी हसन को प्रत्याशी बनाए जाने का ये पत्र है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद से रुचिवीरा की जगह प्रत्याशी बनाए जाने का ये पत्र है जो कि वायरल हो रहा है और रुचिवीरा का फॉर्म भी निरस्त करने के लिए भी लिखा था पत्र और एसटी हसन को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मुरादाबाद से ये खबर, रुचिवीरा की जगह प्रत्याशी बनाए जाने का ये पत्र है एसटी हसन का और रुचिवीरा का फॉर्म भी निरस्त करने के लिए पत्र लिखा गया है और ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। एसटी हसन के द्वारा लिखा हुआ ये पत्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बताया जा रहा है कि ये जो पत्र आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसटी हसन का ये पत्र है, रुचिवीरा की जगह एसटी हसन को प्रत्याशी के तौर पर उतारने को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। और इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर आ रही है। फर्रुखाबाद से आपको ये खबर बता देते हैं जहां पर डीएम एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। फर्रुखाबाद से ये खबर बता रहे हैं लगातार निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से तमाम मतदान केंद्रों का निरीक्षण जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी करने में लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद प्रबंध हैं वो भी देखे जा रहे हैं निरीक्षण के दौरान और डीएम ने मूलभूत सुविधाओं को भी जांचा है।
फर्रुखाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, डीएम एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ में जिलाधिकारी भी मौजूद रही। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। तो फर्रुखाबाद से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया है। तमाम तरह की जो तैयारी है उसको लेकर के भी निरीक्षण करते अधिकारी नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी आपको फर्रुखाबाद से दिखा रहे हैं इस वक्त की, जहां पर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। और चंडीगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। उपचुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया है फैसला। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल खारिज कर दी गई है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, करनाल उपचुनाव को लेकर चुनौती देने वाली जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है और उपचुनाव मामले में हाईकोर्ट ने फैसला भी सुनाया है। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, हरियाणा सरकार को ये बड़ी राहत मिलती हुई और करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर आवारा पशुओं के बीच सड़क पर आपस में भिड़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कई बार जान माल का भी नुकसान हो चुका है। मंगलवार की शाम शहर की TP9 स्कीम कॉलोनी रोड पर कोई सांड आपस में भिड़ गए और इसी के साथ इस लड़ाई में सड़क किनारे खड़ी 2 लग्जरी कारें क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की तो एक सांड ने उन पर अटैक करने की कोशिश की। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही सांड आपस में भिड़ गए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सनसनीखेज मामला सामने आया है। ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के पुजारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या आरोपी पुजारी का सामान भी चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि पुजारी की हत्या तेज धारदार हथियार से की गई है। मृतक पुजारी की पहचान हुकुम सिंह जैन निवाली और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रूप में हुई है और हुकुम जैन अपने परिवार के साथ जैन धर्मशाला में ही रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। मंदिर के अंदर धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर एक कमरे में पुजारी रहता था। वो पुजारी की रात में किसी अज्ञात व्यक्तियों ने गला रेत की हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में जैन मंदिर में चौकीदार के बयान पर FIR दर्ज कर ली गई है, जिसकी जांच की जा रही है। सर कोई लूटमार भी हुई है? ये जांच का विषय है। शिकायत के अंदर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया गया है। और खबर साहिबगंज से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। आग की चपेट में आकर 9 घर जलकर खाक हो गए। वहीं आग की लपटों में घिरकर 10 मवेशी भी जिंदा जल गए। बता दें कि हादसा बेगमगंज के फुट बाजार में भी हुआ है और हादसे का जानकारी जो है पहुंचे दमकल जवानों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से गृहस्थी बर्बाद होने से परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। और साहिबगंज से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आग ने तांडव मचाया है और कई घर आग की चपेट में आ गए, जिससे कि सारा ही सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको साहिबगंज से, जहां पर विकराल रूप धारण करती हुई आग को देखा जा सकता है। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई।
मथुरा से खबर है जहां पर हेमा मालिनी कल करेंगी नामांकन पत्र दाखिल और हेमा मालिनी के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा उम्मीदवार हैं फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। नामांकन के बाद सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सुबह तकरीबन 11:30 बजे मेरठ भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ में भी दौरा करेंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो भी करते नजर आएंगे। तो भाजपा उम्मीदवार हैं फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और कल नामांकन पत्र दाखिल करती नजर आएंगी। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद सीएम योगी मेरठ पहुंच जाएंगे, वहां पर भी रोड शो होगा, कार्यक्रम होगा और जनता के बीच पहुंच करके संबोधित भी करते नजर आएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में सनसनीखेज वारदात हुई। कस्टम की गिरफ्त से 36 गोल्ड स्मगलर फरार हुए हैं। डीआरआई के इशारे पर रोके गए थे गोल्ड स्मगलर और शारजहां से आए फ्लाइट से आए थे गोल्ड स्मगलर। सिगरेट कैश के साथ पेट में सोना भी छिपाया हुआ था। तो 2 दिन तक कस्टम की टीम पूछताछ भी करती रही। पूछताछ के बाद अचानक गायब हुए हैं गोल्ड स्मगलर। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो 2 दिन तक कस्टम की टीम पूछताछ करती रही और इसी के साथ साथ पूछताछ के बाद अचानक गायब हुए गोल्ड स्मगलर। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में सनसनीखेज वारदात हुई है और इसी के साथ कस्टम की गिरफ्त से 36 गोल्ड स्मगलर फरार हो गए और डीआरआई के इशारे पर गोल्ड स्मगलर को रोका गया था, लेकिन शारजहां से आई फ्लाइट से गोल्ड स्मगलर आए थे। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर बेजुबान की क्रूरता से पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्ट्रीट डॉग की पिटाई कर किलोमीटर तक घसीटा गया और बाइक में बांधकर कई स्ट्रीट डॉग को घसीटा गया। पति पत्नी ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। गोमती नगर के लोधपुर उजरियाओं गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक स्ट्रीट डॉग की जमकर पिटाई की गई। और इतना ही नहीं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं एक महिला पिटाई करती नजर आ रही है, तो वहीं बाइक पर घसीटता हुआ एक व्यक्ति भी देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज जो कि है आपको दिखा रहे हैं। तो बेरहमी से बेजुबान की पिटाई की गई है और बेजुबान की क्रूरता से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर एक स्ट्रीट डॉग की जमकर पिटाई की गई और इतना ही नहीं, लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद भी बाइक से घसीटता हुआ भी एक व्यक्ति नजर आया। तो एक महिला को आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसाती हुई और इसी के साथ बाइक पर पीछे बांध करके घसीटता हुआ व्यक्ति भी नजर आया है। कौशाम्बी से खबर है जहां पर महेवा घाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सुबोध मिश्रा और अर्पित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। एसआई गौरव त्रिवेदी और अनुराग सिंह ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 40 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। शाहपुर के पास से दोनों तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। सुबोध मिश्रा और अर्पित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है।
तो बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। एसआई गौरव त्रिवेदी और अनुराग सिंह ने तस्करों को गिरफ्तार किया है और 40 किलो गांजा भी तस्करों के पास से बरामद किया गया है। शाहपुर के पास दोनों तस्करों के बीच देखा गया, गिरफ्तारी भी हुई है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं गिरफ्तार हुए तस्करों को, 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और तस्करों के नाम सुबोध और अर्पित बताए जा रहे हैं। हमीरपुर से खबर आ रही है जहां पर मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने पर चर्चा की गई। धर्म गुरुओं ने जिला प्रशासन को सुझाव भी दिए। कलेक्ट्रेट परिसर के कलाम सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने पर चर्चा की गई है। गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की गई। तो बैठक में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के चर्चा की गई है। धर्म गुरुओं ने जिला प्रशासन को सुझाव भी इस दौरान दिए हैं। बदायूं से खबर है जहां पर बदायूं लोकसभा चुनाव में एक नया मोड़ आया है। परिवर्तन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। पार्टी ने मुकेश राठौर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ तेली राठौर, साहू और मथुरिया वोट साधने का काम भी करेंगे मुकेश। और अब तक परिवर्तन समाज पार्टी ने 4 प्रत्याशी भी घोषित किए हैं, जिसमें तेली राठौर, साहू, मथुरिया पर भाजपा की मजबूत पकड़ है और मुकेश राठौर के आने से भाजपा को नुकसान भी हो सकता है। बदायूं लोकसभा में बड़ी संख्या में तेली समाज का वोट है और मुकेश राठौर का दावा है कि पार्टी बदायूं में एक नया इतिहास रचती नजर आएगी। मुकेश राठौर के चुनाव लड़ने से जो चुनावी समीकरण है वो भी बदलते नजर आएंगे। देखिए, मेरा एजेंडा साफ है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति है वो दिल्ली और गुजरात ना जा करके अपने उत्तर प्रदेश में ही रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो वो यहाँ पर भी रोजगार करे। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ का युवा पढ़ा लिखा पलायन ना करे, वो यहीं पर अपने रोजगार की व्यवस्था करे। उसके लिए पूरा हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, पार्टी हाईकमान से क्या कहेंगे आप? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे लिए। और खबर बागपत से है जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी और इसी के साथ हादसे में ई रिक्शा सवार 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 पहिया बताया जा रहा है कि 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। रिक्शा में सवार परिवार हलावलपुर से पूजा अर्चना के लिए सुरूरपुर गांव जा रहा था, तभी हाईवे पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जन माता पे पूजने के लिए गए हुए थे सुरूरपुर में, हलावलपुर से सुरूरपुर। उसमें बच्चे की मम्मी थी, दादी जी थी, बुआ थी और एक पीछे से टैंकर आ रहा था। उसने रिक्शा में टक्कर मारी और जिससे बच्चे सड़क पे आए। कितनी उम्र के? एक बच्चे की 1 साल थी, दूसरे की 3 साल का बच्चा था और दोनों ताऊ चाचा के लड़के थे, एक छोटा एक बड़ा। आज दिनांक 3/4/24 को समय करीब 7 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र बागपत में एक ट्रक जिसमें कंटेनर लोड था, ई रिक्शा पर सवार 5 महिलाएं 2 बच्चों को पीछे से टक्कर मार दी,
जिसमें 2 बच्चे जिनकी उम्र 1 वर्ष व 3 वर्ष थी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायल महिलाओं व चालक को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। ट्रक को कब्जा पुलिस लिया गया। चालक की तलाश कराई जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ का धाम का दिसंबर 2021 में उद्घाटन होने के बाद से अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। देश भर से आने वाले सैलानियों की बढ़ती संख्या ने मंदिर प्रबंधन को दर्शन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए खास इंतजाम करने को मजबूर कर दिया है। देखें रिपोर्ट। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम का दिसंबर 2021 में उद्घाटन होने के बाद से अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। देश भर से आने वाले सैलानियों की बढ़ती संख्या ने मंदिर प्रबंधन को दर्शन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए खास इंतजाम करने को मजबूर कर दिया है। वाराणसी के लोगों की शिकायत के बाद मंदिर ट्रस्ट उनके लिए हर दिन कुछ घंटों के लिए एक एंट्री गेट रिजर्व करने की योजना बना रहा है। और क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और कई बार तो वो दर्शनार्थी 5 से 8 लाख प्रतिदिन भी हो जाते हैं, उन दिनों में विशेष रूप से काशीवासियों को दिक्कत होती है। उसी के लिए एक व्यवस्था लागू करने के ऊपर प्रयास चल रहा है कि काशीवासियों के लिए प्रतिदिन कुछ घंटे के लिए कुछ गेट रिजर्व कर दिए जाएं ताकि उनके माध्यम से उनके दर्शन सुगम हो सकें और बिना किसी पास या बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के वो सीधे दर्शन कर सकें। साथ ही उनके कोई घर में आने वाले रिश्तेदार या अन्य प्रकार के लोगों को भी वो ले जाके दर्शन कर सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सुरक्षा, सीआरपीएफ, मंदिर प्रशासन 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से देखिए, श्रद्धालुओं के आने के पीछे तो मैं समझता हूँ कोई मानवीय कारण हो, उससे बड़ा कारण महादेव स्वयं होते हैं। क्योंकि आप ना तो किसी को जबरदस्ती घर से उठाकर ला सकते हैं, ना किसी को आप धूप में लाइन लगवाकर दर्शन करने के लिए विवश कर सकते हैं। तो ये महादेव के प्रति भक्तों की श्रद्धा है, महादेव की प्रेरणा है, जिससे लोग आते हैं यहाँ। हर दिन लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। वाराणसी में लोगों ने बताया कि ऐसे में बाबा विश्वनाथ की एक झलक पाना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है। लगातार देश से, बाहर से, हर जगह से, हर व्यवस्था से, हर जिले से लोग आ रहे हैं और विश्वनाथ जी का कॉरिडोर और विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाह रहे हैं। अब चूंकि मामला इस प्रकार का हो गया है कि जो हम लोग यहाँ पे जो पुराने जो लोग यहाँ काशीवासी रहते थे, वो लोग को अगर दर्शन करने की जाना होता है तो एक बार सोचना पड़ता है कि क्या कैसे हम दर्शन करेंगे, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि वो चाह के भी नहीं जा पाते। अगर ऐसा कोई निर्णय आता है कि या कोई ऐसी अलग तरह की गेट बनती है तो ये हमारे लिए बहुत ही सही होगा और सभी लोगों बनारस जो वासी हैं उनको आसानी होगी। धूप है, लाइन लगाना पड़ रहा है, दरवाजों की व्यवस्था कायदे से नहीं हो पा रही है, तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि एक आइडेंटिटी व्यवस्था बना दी जाए कि जो बाहरी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके आने का रास्ता, जाने का रास्ता अलग बना दिया जाए और यहाँ के जो लोकल नियमित दर्शनार्थी हैं इनकी व्यवस्था अलग कर दी जाए, तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर को वाराणसी के गंगा घाटों से जोड़ने वाली काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और मंगलवार का दिन यूपी में स्कूली बच्चों के लिए अमंगल लेकर आया। मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्कूली बस दुर्घटना का शिकार हो गई और इसी के साथ और हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना खौफनाक था कि सड़क पर स्कूली बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी थीं और हादसा बाराबंकी के देवथाना क्षेत्र के सलारपुर में हुआ है। सूरतगंज कस्बे के एक निजी स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने लखनऊ के चिड़ियाघर गए थे और जब वह लौट रहे थे तभी हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार को बचाने में हादसा हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं, जबकि कोई बस स्कूल हादसे का शिकार हुई है तो बीते कुछ महीनों से लगातार स्कूली वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा और आखिर कब तक नौनिहाल हादसे की भेंट चढ़ते रहेंगे। देखें रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में मौत का तांडव ऐसा दिखा कि जिसने भी उस मंजर को देखा उसकी रूह कांप उठी। लखनऊ चिड़ियाघर पिकनिक मनाने गए सूतरगंज कंपोजिट स्कूल हरक्का के बच्चों की बस देहवा क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई, जबकि हादसे में 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम स्थानीय लोगों के साथ बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को पुलिस ने पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन सवाल है, आखिर बार बार स्कूली वाहन सड़क हादसों का शिकार क्यों हो रहे हैं? ये महज कोरी कहानी नहीं, बीते कुछ हादसे इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। देवा फतेहपुर रोड पर एक बस जो कि फरक्का स्कूल है सूरतगंज का फरक्का, वो अपने शैक्षणिक भ्रमण पे गई थी लखनऊ बच्चों के साथ और कुछ टीचर भी थे। वो जब वापस जा रही थी तो देवा से फतेहपुर के पास सगारपुर एक जगह है, वहाँ पर अचानक से एक बाइक आ गई। उस बाइक को बचाने के क्रम में वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। केस नंबर 1 मार्च 2023 कानपुर लखनऊ हाईवे पर उन्नाव में स्कूली वाहन पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, कई बच्चे घायल हो गए। केस नंबर 2 अक्टूबर 2023 बदायूं में स्कूल वैन और बस में टक्कर से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। केस नंबर 3 नवंबर 2023 जालौन में स्कूली वाहन बिजली के खंभे से टकराने से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। केस नंबर 4 फरवरी 2024 कानपुर में स्कूली वैन और लोडर की टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह हादसे बताने के लिए काफी है कि स्कूल प्रशासन और अधिकारी बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर और सतर्क हैं। स्कूली वाहन चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी लगातार की जा रही है। वहीं कोई हादसा होने पर आरटीओ अधिकारी कुछ दिन अभियान चलाते हैं और फिर पुराने ठर्रे पर लौट जाते हैं। हाईवे पर बने अवैध कट, वाहन चालकों का गलत दिशा में आना, गाड़ी को गलत तरह से चलाना, जल्दबाजी में वाहन को सड़क पर नियम तोड़कर चलाना बच्चों की जान पर भारी पड़ रहा है। जिम्मेदार महज नोटिस और चालान तक ही सीमित हैं। स्कूल प्रशासन और आरटीओ, पुलिस डिपार्टमेंट सब एक दूसरे की जिम्मेदारी बताकर चुप हो जाते हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं। राजधानी समेत प्रदेश में आए दिन स्कूली वाहनों के साथ ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं और मासूमों की जान जा रही है। इसके बाद भी ना तो अधिकारी सुधर रहे हैं और ना ही वाहन मालिक कोई बदलाव ला रहे हैं, और सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों के कहने ही क्या। प्रशासन की कार्रवाई महज नोटिस तक सिमट कर रह गई है। सवाल है, आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? आखिर ये हादसे कब रुकेंगे? विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं विजेंद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस छोड़ विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इस वक्त की दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विजेंद्र के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और इसी के साथ साथ बीजेपी के पाले में एक और व्यक्ति शामिल होता हुआ। तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं विजेंद्र सिंह और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस छोड़कर के विजेंद्र सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रसिद्ध बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भाजपा का दामन थामते हुए विजेंद्र सिंह को आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं। विजेंद्र के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की सदस्यता लेते हुए और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ। विजेंद्र के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर विजेंद्र सिंह ने रुख कर लिया है। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं विजेंद्र सिंह।
और इसी बीच अमेठी से खबर आ रही है। अमेठी से आपको एक खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनी है अमेठी की मतदाता। स्मृति ईरानी से मतदाता बनने का आवेदन भी किया था। खबर अमेठी से बता रहे हैं, अमेठी के मेदन मवई गांव से वोटर बनी है स्मृति ईरानी। और इसी बीच राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। Democratic nature of our country. So that's what the fight is about. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the constitution, who is attacking the democratic structure of this country. Thank you very much. ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोक लगे। धन्यवाद। तो केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने पर्चा भरा है, नामांकन दाखिल किया है। साथ में प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रही और रोड शो भी किया, रैली की, केरल की जनता से सीधा रुख भी किया था राहुल गांधी ने। अब चूंकि अभी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि संविधान की ये लड़ाई है, लोकतंत्र की ये लड़ाई है और हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है। तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई हैं। घर का मालिक, इनको जाने दो, ये घर का मालिक है। तो नामांकन से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया, रैली की, इसी के साथ और अभी आप कुछ ही देर पहले राहुल गांधी को सुन भी रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर के। उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। साथ ही साथ लोकतंत्र और संविधान को भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है और कई महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी की ओर से की गई हैं। और इसी बीच बहराइच से खबर आ रही है। बहराइच से आपको एक खबर बता दें, होमगार्ड जवान ने लगाया है प्रताड़ना का आरोप। बहराइच से एक खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली के ड्यूटी मुंशी पर प्रताड़ना का आरोप होमगार्ड की ओर से लगाया गया है। निशस्त्र जवान से जबरन राइफल संग ड्यूटी कराने का आरोप होमगार्ड की ओर से लगाया गया है। तो ड्यूटी मुंशी ओमकार सिंह पर प्रताड़ित करने का ये आरोप होमगार्ड की ओर से लगाया गया है। बहराइच से आपको एक खबर बता रहे हैं, होमगार्ड जवान ने ये आरोप लगाया है, मुंशी पर ये आरोप है और कोतवाली के ड्यूटी मुंशी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। तो निशस्त्र जवान से जबरन राइफल संग ड्यूटी कराने का ये आरोप जो है होमगार्ड की ओर से लगाया गया है। बहराइच से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कोतवाली के ड्यूटी मुंशी पर प्रताड़ना का आरोप होमगार्ड के जवान ने लगाया है और साथ ही ड्यूटी मुंशी ओमकार सिंह पर प्रताड़ित करने का ये आरोप है होमगार्ड जवान को।
और एक और आपने देखा कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी आनी राजा राहुल गांधी के सामने वायनाड सीट से नामांकन करने पहुंचे। People understand who is fighting the fascist forces, and fascism is revealed in different forms, whether it is in the 370 abrogation, in the form of that abrogation, or in the form of Manipur violence, or in the form of Gujarat violence, or in the form of Delhi violence. These are all the manifestations of fascist forces. So in all those situations, as a left front cadre, as a communist cadre, I was with the people, the affected people. So they think that my winning in an election and becoming an MP can help much more to many other sections of people. That's why they are here. Also, India, two main leaders, each other is contesting. Any conflict with that? With any opposition? No, here no India alliance. It is UDF versus LDF or LDF versus UDF. सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी आनी राजा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।